माशाल्लाह से एफएससी करके आए हैं। बड़े मासूम से चेहरे लग रहे हैं। अभी सीए स्टार्ट है। मेरा नाम फ़हद नईम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। एक कंपनी में मैं सीएफओ के तौर पे काम कर रहा हूँ और साथ पैक में विज़िटिंग फ़ैकल्टी में हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात हमारी रहेगी। आपने आना है, आगे सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट होने हैं। तो अभी जो हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं, कुछ अरसे बाद ये चेहरे हम दोनों के लिए आशना होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जनाब मोस्ट वेलकम कि आप सीए में आए हैं। आप लोगों ने हिम्मत की है। कुछ लोग हिम्मत करके आए हैं और कुछ लोग एंट्री टेस्ट के बाद आए हैं। तो ये जो एंट्री टेस्ट वाली बात होती है वो ज़्यादा होती है। आजकल जो हमारे सेशन आ रहे होते हैं कि एंट्री टेस्ट वालों ने कहा नहीं, ये आपके लिए प्लान अच्छा नहीं है। तो फिर आपको किसी दोस्त ने बताया हुआ था, कोई फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उन्होंने कहा ये फील्ड भी अच्छी है, आप इधर भी आ जाएं। तो कुछ स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप एक ओरिएंटेशन ले चुके हैं ऑलरेडी कल, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। और कुछ हमारे स्टूडेंट आज पहली दफ़ा बैठे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है सीए के बारे में। तो ये जो एंट्री टेस्ट के बाद आए हैं या प्लान करके आए हैं, किसी दोस्त के मशवरे पे आए हैं, किसी फैमिली मेम्बर के मशवरे पे आए हैं, किसी को आइडियल बना के आए हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी लाइफ में था, जिस भी बेस पे आप आए हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा, आपको इंशाल्लाह कभी रिग्रेट नहीं होगा इस डिसीजन पे कि आप सीए किया था आपने। कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा पता नहीं किस बेवकूफ़ के मशवरे पे मैंने डिग्री चूज़ कर ली थी और मैं किधर आ गया था। ऐसा नहीं होने वाला। आपकी तरह ही कुछ अर्सा पहले ऐसे ही मैंने सीए स्टार्ट किया था, फिर क्वालिफाई किया। एक ही फील्ड है, थोड़ा सा आपसे आगे मैं चल रहा हूँ। तो मैं अपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं होने वाला। एक वक्त आएगा, जो ख़ास तौर पे एंट्री टेस्ट वाले लोग हैं, एक वक्त आएगा आप खुद बैठ के इस चीज़ पे शुक्र अदा करेंगे कि जो प्लान अल्लाह ने मेरे लिए किया था वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा हुआ मेरे एंट्री टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। अगर आ जाते तो मैं पता नहीं फ़लाँ कौन सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं धक्के खाता या धक्के खाती, उसके बाद मेरे जो दोस्त वहाँ पे गए हैं उनसे हम बड़े बेहतर हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी एंट्री टेस्ट के बाद आया था यहाँ पे सीए में। तो दुख हुआ था। इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट था एफएससी में, थोड़ा सा दुख हुआ था, एंट्री टेस्ट में मार्क्स कम आए, थोड़ा सा लेट लिस्टिंग थी उसमें नाम आ गया, लेकिन तब तक मैं सीए में आ चुका था। फिर लोगों ने कहा कि आप ज्वाइन करें, यूईटी में आपका नाम आ गया है, बड़ा ये हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। आज की डेट में जब मैं बैठ के ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरे तब एंट्री टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाते और मैं इंजीनियरिंग में चला जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो सकता था जिस पोजीशन में मैं अब हूँ। तो मैं इस चीज़ पे मेरा यकीन बढ़ गया कि एक प्लान वो होता है जो आप कर रहे होते हैं और एक प्लान वो होता है जो अल्लाह ताला आपके लिए कर रहा होता है। और आपको पता है बेहतर प्लान कौन सा होता है, वही प्लान है जो अल्लाह ताला आपके लिए कर रहा होता है। हमें बस थोड़ा सा आइडिया लेट होता है। और इसको तो अल्लाह ताला ने भी बार बार कहा है कि इंसान जो है वो नादान है, इसको पता नहीं होता है कि अल्लाह ने उसके लिए क्या सोचा है। जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बात मैं दोबारा से रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं होगा। आप जिस फील्ड में आ रहे हैं ये आपको रिटर्न भी देगी, ये आपको इज़्ज़त भी देगी। और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोफेशन से ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई प्रोफेशन है जो उस हद तक आपको रिस्पेक्ट दे और प्रोफेशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग करे जितनी एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज़ आप मेडिकल में भी देख रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी देख रहे हैं। तो प्रोफेशनली आप यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज जो हमारी यहाँ पे ये मीटिंग हो रही है, जो ओरिएंटेशन है, मेरा पर्पज़ आपको सीए के बारे में थोड़ा गाइड करना है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, आपको आइडिया हो कि आप जिस फील्ड में आए हैं इसकी रिकग्निशन क्या है, आपको ये करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे। आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहना है तो क्या ऑप्शंस हैं, बाहर जाना है तो क्या ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली इस लेवल पे थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है हमें। ये फील्ड अभी तक वो है कि जिसमें हर दूसरे घर में आपको बैठा चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र नहीं आता है। आप भी अपनी फैमिलीज़ में इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे तो बड़े कम लोग नज़र आएंगे आपको जो सीए के होंगे। अब आके सीए की लोगों को थोड़ी सी नो हाउ हुई है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा लोगों ने सीए के बारे में सोचना शुरू किया है। नहीं तो जब हम छोटे थे हमें यही पता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और तीसरा होता था पायलट बनना है।
ठीक है जी। वो कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ जहाज़ बन गए, सॉरी पायलट बन गए। तो उस तरफ भी कहानी निकल जाती है। अब आके हमें पता चला है कि पायलट, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनके अलावा भी दुनिया में कुछ है, और वो आज आपके सामने है। और इंशाल्लाह आप में से बहुत से लोग एक रिक्वायर्ड जो टाइम है उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के हमारे सामने बैठे होंगे, कहीं पे हम इकट्ठे बैठे होंगे, और आपके जो पेरेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ आपको इधर लेके आए हैं, आप वो खुशी वाला दिन ज़रूर देखें जब आपको डिग्री मिले और वो फिर आपके साथ हों, तो उनको भी खुशी हो और आप लोगों को भी खुशी हो। ले जी, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कोई बंदा है आप में से, ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट से पूछता होता हूँ, कि कोई इंसानियत की खिदमत करना चाहता है सीए में आके? हंस रहे हैं यार। पहला मकसद क्या है आपका? टू बी वेरी फ्रैंक, इजी होके, क्या मकसद है? क्या जिसने आपको सीए के बारे में सबसे पहले बताया था, क्या बताया था? हैं जी? एग्जैक्टली, ये सबसे ट्रू बात होती है। सबसे ज्यादा जो बात हम सुन के आते हैं ना, पैसा बहुत ज्यादा है उसमें। और ये इनफैक्ट हमारा बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का बेसिक जो पीछे हम जो असूल जिस चीज़ को बनाते हैं, बेस बनाते हैं, वो यही होता है कि यार डिग्री लेने के बाद क्या मेरे पास पैसा होगा, मैंने इतनी मेहनत करनी है, क्या मुझे जॉब इजीली मिल जाएगी, और जॉब मिलने के बाद क्या इतना पैसा भी होगा कि मैं अपना इजीली इस तरह के इन्वायरमेंट में जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, इस इन्फ्लेशन में मैं गुजारा कर सकूं। तो सीए की डिग्री में आपको आने से पहले ही लोगों ने बता दिया है बड़ा पैसा मिलने वाला है। यार वो बड़े पैसे कमाते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, बड़ा पैसा कमाते हैं, तो आप सीए में आ जाएं। और आप में से 90% लोग ये सुन के आए हैं, उन्होंने कहा कि पैसा बड़ा है और इधर आ जाएं। यकीन करें, बिल्कुल ठीक सुन के आए हैं, ठीक है, गलत नहीं है ये बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाकई हाईली पेड हैं पाकिस्तान में। प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरीज नज़र आएंगी ये उन प्रोफेशंस में से एक हैं, और यंग एज में मिलेंगे। आप तमाम लोग अभी मेरे सामने जो बैठे हैं 16, 17 की एज होगी आपकी, ठीक है जी। खवातीन से माजरत के साथ देखिए उधर से आवाज़ आई है, नहीं सर इतनी नहीं है, तो ज़्यादा है जी, 18, 19 होगी। 23, 24 की एज में आप में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। आप मुझे बताएं, 23 या 24 की एज में आपने अपनी फैमिली में डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कोई देखा बड़ा कामयाब हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो उसके पास? ये बड़ी यंग एज होती है जी। कौन है? अनॉमलस केस है भाई साहब, किन्होंने देखा है? कोई अनॉमलस केसेस हमेशा हर जगह पे होते हैं। आईटी की फील्ड में लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वहां भी बड़ा पैसा आ रहा है जी। तो मैं यही बात बता रहा हूँ आपको 23 या 24 में जब आपने इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है ना, तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। आपने जब कंपनीज में जाना है, जहाँ पे जॉब करनी है, आपने एग्जेक्टिव पोजीशंस पे बैठना है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो सिक्योरिटी होती है। बाकी अचीवमेंट्स उसके बाद आती हैं। एक लाइन आप क्रॉस करें, उसके बाद उस लाइन की दौड़ जो है उसके बाद वाली वो फिर स्टार्ट होगी कि आप कहाँ तक अचीवमेंट्स आपके पास आती हैं। सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी। क्या कोई डिग्री आपको आप वो लेना पसंद करेंगे जो डिग्री आपके हाथ में हो लेकिन आपको जॉब ना मिल रही हो? आप फिर दोबारा से रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हो कि जनाब फ़लाँ जगह पे कॉल करें, एक जॉब आई है, आपको सियासतदानों के पीछे जाना पड़े, किसी को कॉल करनी पड़े, नहीं अच्छा लगता। इस डिग्री में आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, यकीन करें मैंने अभी तक कोई अनएम्प्लॉयड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा पाकिस्तान में। एक तो नंबर्स बड़े कम है, अभी हम देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि कितने कम नंबर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पाकिस्तान में अभी तक क्वालिफाइड हैं। अभी तक मैंने कोई अनएम्प्लॉयड नहीं देखा। तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी हैं आपके पास, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जॉब सिक्योरिटी है आपको आगे। इन चीज़ों के ऊपर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कम से कम कि आप डिग्री लेने के बाद आपको जॉब के लिए कहीं धक्के खाने पड़े। आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, कहीं इवन सोचना भी नहीं पड़ता। आप एक कंपनी में बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे आपको ऑफर आती है, आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो ये जॉब सिक्योरिटी मेरा नहीं ख्याल कि खास तौर पे इंजीनियरिंग वालों के पास पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक इंजीनियर की सीट आती है और यकीन करें हज़ारों के हिसाब से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इतने अनसेटिस्फाइड बैठे होते हैं या अनएम्प्लॉयड बैठे होते हैं। सीए की फील्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी तक डिमांड है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। आपने सीए में जो एडमिशन लिया है, पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है जो सीए को डील करता है और उसका नाम है जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान।
पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा ऐसे नहीं होगा कि कोई कंपटीशन आपको नज़र आए फ़लाँ इदारा भी सीए है उसको डील कर रहा है। जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो है ICAP। ICAP का वर्ड आपकी ज़िंदगी में आगे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटर है, इसने आपको डिग्री अवार्ड करनी है, इसी ने आपके एग्ज़ाम लेने हैं, इसी के ऊपर आपको गुस्सा आएगा और इसी के ऊपर आपको प्यार आएगा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है जी। उससे पहले आपके लिए सबसे बड़ा विलन ये नज़र आ रहा होता है कि ICAP कर क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद पता चलता है कि ICAP बड़ा बेहतर कर रहा था, इसी ने हमारी कदर ये बनाई हुई है, जिन्होंने ये सारा क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। तो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और इंटरनेशनल इसकी एफिलिएशन है, आपके सामने लिखा है प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान की, और इसके मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स की एक बॉडी है IFAC, ICAP उसका मेंबर है, और IFAC ने इनको रिकग्नाइज किया हुआ है, और सिर्फ पाकिस्तान में ICAP के पास ये अथॉरिटी है कि वो CA की डिग्री इशू करें, और उसके लिए तमाम जो एग्जामिनेशन और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इन्होंने ही डिज़ाइन करने होते हैं। तो ICAP के साथ आपका बड़ा वास्ता पड़ने वाला है जी। इसके अलावा इंटरनेशनली हम देखते हैं हर मुल्क का अपना एक CA का इंस्टीट्यूट होता है। आपको जो बड़े मशहूर इंस्टीट्यूट सुनने में आएंगे आगे प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें एक इंग्लैंड एंड वेल्स का ICAW हम उसको कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, कनाडा के हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ा फ़ख्र से ये चीज़ बता सकता हूँ कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इस चीज़ के ऊपर बड़े सेटिस्फाइड हैं कि पूरी दुनिया में जो मार्केट को लीड कर रहे हैं अकाउंट्स की दुनिया में लोग, पाकिस्तान उनमें फ्रंट पे आता है। आपने सुना होगा इंडिया हमसे हर फील्ड में आगे है, ऐसे ही है जी। मेडिकल में ख़ास तौर पे हमसे बहुत आगे है। लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लोग इंडिया जाते हैं इलाज करवाने के लिए। IT की फील्ड में इंडिया बहुत आगे है, इवन इंजीनियरिंग की फील्ड में इंडिया बहुत आगे है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अकाउंट्स की फील्ड वो वाहिद फील्ड है जिसमें आप लोग उनसे आगे हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, आपको मार्केट से भी एक्सपीरियंस और फीडबैक मिल जाएगा जी 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 कि पाकिस्तान और इंडिया के अकाउंटेंट्स को जब आमने सामने रखा जाता है तो हमेशा पाकिस्तानी अकाउंटेंट को लोग ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं, और आप इस फील्ड में इंडिया से बहुत आगे हैं। इवन इस हद तक कि आप 50% आपका रेट उनसे ज़्यादा आगे होता है। जब ग्लोबल मार्केट में आप जाके बैठते हैं जहाँ पे इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी की बात होती है तो आपका रेट 50% तक उनसे ज़्यादा होता है। इतना फ़र्क है हमारा इंडियंस के साथ। तो हम बड़े फ़ख्र से ये चीज़ कहते हैं। पूरी दुनिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसके अकाउंटेंट्स आपको कम्पीट कर रहे होते हैं, आपके बराबर हैं, वो है इंग्लैंड का, इंग्लैंड एंड वेल्स, ICAW जी। मैं बताता हूँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है इंडियंस। कुछ थोड़ा सा फ़र्क है हमारा उनके साथ प्रोफेशनलिज्म में, और ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से हट के बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों में वो हमसे थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। उन लोगों में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, और ये चीज़ हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि इंडियंस हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, इंडियंस हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कंसिस्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान का थोड़ा सा अलमिया ये रहा है कि हमने आज तक दुनिया को जो एक्सपोर्ट किए हैं ना लोग, वो हाईली स्किल्ड नहीं थे। आप UAE में, आप सऊदीया में, इवन पूरे मिडल ईस्ट में जाके देखेंगे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हम जो कहते हैं हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी किस लेवल पे हैं? वो लेबर के लेवल पे हैं, स्किल्ड लोग नहीं हैं। स्किल्ड लोग इंडिया ने देने शुरू किए थे 90s में आके, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, पढ़े लिखे लोग उन्होंने दिए और वो कंसिस्टेंट रहे। ये जो आप कहते हैं ना गूगल का CEO है, फ़लाँ बड़ी कंपनी में फ़लाँ जगह पे CEO लग गया, वो ऐसे नहीं होता कि इंडिया में घर बैठा हुआ बंदा था, उन्होंने उठाया आ जाओ हमारे CEO लग जाओ। CEO एक ऐसी पोजीशन है जो कंपनी में सबसे हाईएस्ट होती है मैनेजमेंट लेवल पे, जिसने पूरी कंपनी को मैनेज करना होता है, उसकी स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट सारी उसके हाथ में होती है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता घर बैठा हुआ बंदा आ जाएगा। CEO हमेशा या कंपनी से प्रमोट होकर आता है, जिस बंदे ने एक अपनी ज़िंदगी दी होती है उस कंपनी को, कि ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट हुआ, उसने 18, 20, 22 साल लगाए, फिर CEO लेवल तक गया, या उसने उसी कंपनी का जो कंपेटिटर होगा वहाँ पे इतनी मेहनत की होगी, उन्होंने वहाँ से उसको उठा लिया। तो कहीं ना कहीं पे वो बेस बनी होती है बैठ के। तो जब हम अपने स्किल्ड लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 10-15 सालों में नज़र आएगा कि पाकिस्तानी स्किल्ड लोग भी बहुत सारी अच्छी जगह पे आपको नज़र आएंगे। अकाउंट्स की फील्ड में आप अभी भी देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी। IT की फील्ड में इंडिया का होल्ड है, उसमें हम एडमिट करते हैं कि IT में हम उनसे बहुत पीछे हैं। अच्छा जी,
अब सबसे मज़े की बात यह है कि आप जब ICAP की डिग्री ले लेते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप यहाँ पे लोकल मार्केट में आप कामयाब हैं ही हैं, यहाँ पे आपकी डिमांड है। CA की डिग्री लेने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी डिग्री अवार्ड कर देते हैं कोई 1 या 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। उनकी चंद एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी हैं। मैंने आपको कहा कि आपको जो compete करते हैं लोग वो हैं इंग्लैंड एंड वेल्स के जो ICAEW के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इंग्लैंड वाले कहते हैं आपने अगर पाकिस्तान की डिग्री ले ली है, एक छोटा सा टाइम क्राइटेरिया है, 3 साल का 5 साल का, वो पूरा करें, हमारे पास आएँ, सिर्फ 3 पेपर दें आप आके हमारे, और इंग्लैंड की CA की डिग्री ले लें। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर इंग्लैंड की उसने CA की डिग्री लेनी हो तो सिर्फ 3 पेपर देने पड़ते हैं, और वो 3 पेपर भी इस वजह से कि हर मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टैक्सेशन के लॉज उनके डिफरेंट होंगे। तो आपने पाकिस्तानी टैक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको अगर वैसे ही उन्होंने डिग्री अवार्ड कर दी तो आपको उनके टैक्सेशन सिस्टम का आइडिया ही नहीं होगा। तो इस तरह के 2-3 पेपर आपको वहाँ पे जाके उनके जो लॉज हैं उनके दे के, वो कहते हैं सिर्फ 3 पेपर दें और हमारी डिग्री ले लें। अब आप पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने इंग्लैंड में जाके एडमिशन लिया, 3 पेपर दिए, आप इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे और इक्वल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जिस तरह इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट से पढ़ा होगा और उन्होंने CA की डिग्री ली होगी। एक ये फ़ायदा आपके सामने आया। कनाडा वाले कहते हैं जी आए हमारे पास और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें और हमारे CA की डिग्री ले लें। वहाँ पे तो वो कहते हैं पेपर भी ना दें, आप 5 साल का एक्सपीरियंस आके शो करें, 1-2 थीसिस आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे और आप कनाडा की CA की डिग्री आपके हाथ में होगी। तो अब आप देखें, आप एक रास्ते पे गए हैं, आगे जाके आपके सामने मंजिल जो है वो एक नहीं है, एक आपने डिग्री लेनी है और उसके बाद कितने रास्ते हैं जो आपके सामने ओपन हो जाने हैं। आजकल हमारी यूथ वैसे भी चाहती है, हर दूसरा बंदा चाहता है हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, तो ये डिग्री आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आप कल को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। चंद एग्जांपल्स और हैं। इसी तरह एक इंस्टीट्यूट है UK का ही, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, सिप्फा वाले, वो कहते हैं जी 2 पेपर दें और हमारी डिग्री ले लें आके। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप इक्वलेंसी लेना चाहते हैं तो आप FSC करके आ रहे हैं CA में, जब आपने CA क्वालिफाई कर लेना है तो आपको इक्वल टू मास्टर्स समझा जाएगा कि आपके पास मास्टर्स की क्वालिफिकेशन आ गई है। HEC के पास जाएंगे, अपनी डिग्री देंगे, अटेस्ट करवाएंगे और आप मास्टर्स के इक्वल समझे जाएंगे कि अब आपने मास्टर्स किया हुआ है, CA के साथ आपको मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान में एक और इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का, जिसको हम सीमा कहते हैं जी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। पाकिस्तानी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये प्योरली अकाउंटेंसी की फील्ड होती है हमारी, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, और आगे बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है इसकी, हम अभी डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्योरली एक अलग फील्ड है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सारा डील करते हैं। उनका इंस्टीट्यूट है जी CIMA, सीमा इसको हम कहते हैं। वो कहते हैं आए सिर्फ 1 पेपर दें और हमारी डिग्री ले लें। तो आप CA पाकिस्तान होने के बाद अगर सीमा में जाना चाहते हैं तो उनका 1 पेपर दे के वो डिग्री भी ले सकते हैं। और आप में से बड़े लोग इंशाल्लाह यंग एज में जब कर जाएंगे 23-24, तो आपको खुद फील होगा कि यार अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी कुछ और कर लेना चाहिए। तो आप किसी और तरफ जाना चाहेंगे ज़रूर जाएं, ये आपके सामने सारे ऑप्शन आपके पास ओपन है। अब ये जो सवाल आपके सामने आया है कि वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब लेके ही आप CA में आए थे, क्या ख्याल है? और उसका एक भाई साहब ने बड़ा रियलिस्टिक मुझे जवाब दिया कि सर बड़ा पैसा होता है यहाँ पे, आपको डिग्री मिलती है तो उसके बाद बड़ा पैसा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है पैसा होता है। सबसे बड़ा इसका जवाब वही है कि आपने जब जाना है तो आपकी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन के बाद जो सैलरी है, कम से कम सैलरी 6 डिजिट होनी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, 6 डिजिट समझते हैं? हाँ जी, नहीं समझते? 1 लाख से ऊपर जो फिगर होती है ना उसको हम 6 डिजिट कहते हैं। तो 6 डिजिट सैलरी में जाते हैं आप। बाकी चीज़ें अभी मैं काउंट नहीं कर रहा जो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स, सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट है, वो जो मिलनी है उसको तो भी हमने साइड पे रखा। अभी तो मटीरियल होके सोच रहे हैं चीज़ों को कि पैसा कितना मिलेगा जी आपको। तो 6 डिजिट सैलरी आप लिख लें अपने पास कि इतनी आपको स्टार्ट में मिलेगी। शर्त क्या है? आपने क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन के बगैर नहीं निकलना यहाँ से, या कल को ये नहीं सोचना कि CA इनकम्प्लीट छोड़ देना है, मैंने कुछ पेपर कर लेने हैं, कुछ छोड़ देने हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी तक किसी के ज़हन में ऐसी चीज़ तो नहीं है ना। आप तमाम लोग CA में आए हैं और कहते हैं कि हमने CA क्वालिफाई करना है जी। कुछ कहते हैं कि 30 साल पुरानी होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, बिल्कुल आती हैं। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल छोड़ देते हैं वो, और वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको अभी इस पे आते हैं हम, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। CA अभी आपका चल रहा होगा, आपके सामने रास्ते आ जाएंगे कि मैं पैसा कमा सकता हूँ इन रास्तों से। जो डिस्ट्रैक्ट हो गए लोग, पैसा कमाने में लग गए, फिर CA कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर जहाँ पे आप कमाने के लिए रुके थे आप वहीं पे रुके रहेंगे।
जो जो वहां से निकल गया, उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के वो क्वालिफाई कर गया और वो आगे निकल गया। जो आगे निकल गया उसने फिर वो पैसा नहीं कमाना जो उसके पीछे एक स्टॉप पे रुक के लोग कमा रहे थे, उसने बहुत आगे जाना है और बहुत पैसा कमाना है। ऐसी डिस्ट्रैक्शंस में आपने नहीं जाना है। बड़े मजे के नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। पाकिस्तान में अभी तक टोटल जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, वो सिर्फ 12,500 है अप्रॉक्सीमेटली। ये भी लेटेस्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये 1961 से आज तक के नंबर्स हैं। पाकिस्तान जब से बना है, कोई 13-14 साल बाद सीए का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंस्टीट्यूट, ये आपका जो ICAP है इन्होंने स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक सिर्फ 12,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और इसको ज़रा अपनी पॉपुलेशन के साथ देखें कि कितने कितने परसेंट बन रही है। ये भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये जो ज़ीरो है ना, ये कम लगाए हैं, ये इससे भी आगे 0.000 इतने परसेंट बनते हैं। मतलब पॉपुलेशन में इतना कम नंबर है इनका, और एक्टिव मेंबर्स आपके 7200 है। ये 1961 से जो आए हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए हैं। और अब जो नंबर बन रहे हैं इसमें जो हमने शामिल नहीं किया, एक साल में जो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड हो रहे हैं वो अराउंड 400 से 450 हैं। आप मुझे बताएं, एक 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हो और एक साल में 400 या 450 का नंबर का उसमें एडिशन हो रहा है, ये कोई ख़ास नंबर तो नहीं है कि आप इन 12,500 में शामिल होंगे। जब तक आप आएंगे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान की उस 25 करोड़ की आबादी में पहले 14,000 लोगों में होंगे जिन्होंने सीए किया। तो आपको इस परसेंटेज से आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पे नंबर्स कम होते हैं, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इनकी सप्लाई बड़ी कम है, नंबर बड़े कम हैं, तो इनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। और ये नंबर आगे बढ़ने नहीं वाला। मैं आपको कहूँ कि आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ICAP के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। ICAP के मेंबर्स की जो लिंक है वो पॉपुलेशन से नहीं है। इन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा है, उस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरता है, जो एग्ज़ाम के उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो क्वालिफाई कर जाता है। आप लोगों ने करना है क्वालिफाई, इस क्राइटेरिया को पूरा करना है। आप इस नंबर में ऐड होंगे और ये 12,000 से 15,000 पे नंबर जाएगा। लेकिन डिमांड आपकी कम नहीं होने वाली। आगे ऑब्वियसली उतनी ग्रोथ होती जा रही है, जहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वहाँ पे मार्केट ग्रोथ है और आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। बड़ा रिवार्डिंग करियर है आपको आगे जो मिलने वाला है जनाब। बार बार हम उस बात पे आ रहे हैं कि रिवार्ड किस सूरत में मिलेगा। ग्रोथ बड़ी अच्छी मिलती है मार्केट में। आप जब जाते हैं, पैसा तो है ही है, जिसकी हमने स्टार्ट में बात की, पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप मार्केट में जब जाते हैं, जिन कंपनीज़ में आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आप माशाल्लाह बड़ी एग्जेक्टिव पोजीशंस पे जाते हैं। यंग एज में 23-24 की एज में आप एग्जेक्टिव पोजीशंस पे बैठते हैं। लोगों को पूरी उम्र लग जाती है उस पोजीशन पे बैठ जाने में, और आप यंग एज में 23, 24, 25 इस एज में उन पोजीशंस पे बैठे होते हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। ये वो उम्र होती है जिसमें घर वाले भी अहम फैसला लेने लगे ना तो कमरे से बाहर निकाल देते हैं। हाँ जी, बड़ों की बातें होने लगी हैं, ज़रा बाहर हो जाओ। और आप उधर मतलब थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है। कंपनी वाले सारा कुछ हमसे पूछ के करते हैं, घर वाले कह रहे हैं बाहर हो जाओ। इस एज में आपको कंपनी ने उस डिसीजन मेकिंग में बिठाना है। किस बेस पे बिठाना है? आपकी इस डिग्री की बेस पे जो आप लेके जा रहे हैं। और ये सिर्फ डिग्री नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होनी है। आप कॉम्पिटेंट होंगे तो आपको ये डिग्री मिलेगी, और ये डिग्री जब आपको मिल गई तो ये इस चीज का सबूत होगी कि आप वाकई कॉम्पिटेंट हैं। आपने कॉम्पिटेंसी का वो लेवल अचीव किया है जो रिक्वायर्ड था सीए बनने के लिए, फिर आपको ये डिग्री अवार्ड की गई। लोगों को एतमाद है ICAP के ऊपर कि ICAP किसी बंदे को अगर डिग्री दे रहा है तो यहाँ पे सिफारिश पे नहीं मिलती है। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा कोई सीन आपको नहीं नजर आएगा कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा था और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और उसके लिए ईजी हो गया, उसको एग्जाम ईजी कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें फ़ख्र होता है इस चीज़ पे। मैंने आपको कहा था जब आपने मेंबर बन जाना है तो आपको ICAP के ऊपर फ़ख्र होगा। हमें फ़ख्र होता है इस चीज़ पे कि ICAP ने अपना क्राइटेरिया इस हद तक अच्छा रखा हुआ है जिसमें किसी किस्म की दो नंबरी की गुंजाइश नहीं है। हम क्या कहते होते हैं, पाकिस्तान का सबसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? आप इधर उधर सुनते हैं, हम कहते हैं बड़ा डिसिप्लिन है जी फौज में, लेकिन वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डेविएशन नज़र आ जाती है कि हमेशा आर्मी ऑफिसर का बच्चा ही आर्मी ऑफिसर क्यों बनता है, उनके लिए ज़्यादा आसानी क्यों होती है? कोई ना कोई तो एक लीकेज है सिस्टम के अंदर। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सबके लिए एक क्राइटेरिया है, किसी को कोई आसानी नहीं मिलने वाली इस बेस पे कि वो जनाब कुछ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का भाई है, बहन है, बेटी है या बेटा है। आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, फिर जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये करियर आपको आगे बड़ा रिवॉर्डिंग मिलेगा क्योंकि आप कॉम्पिटेंट हैं।
सैलरी बड़ी एक्सीलेंट होगी जनाब। जॉब सिक्योरिटी, ये बात हम जो पहले कर चुके हैं कि जॉब सिक्योर है आपकी, ऐसा नहीं होगा कि डिग्री लेने के बाद आपको जॉब ढूंढनी पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एंड पे है, ग्लोबल मोबिलिटी। ग्लोबल मोबिलिटी समझते हैं? आप पूरी दुनिया में कहीं पे मूव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, उनको पता है ये कॉम्पिटेंट लोग हैं। ये यहाँ पे आपने रह के सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपने जब आना है आपको आइडिया होगा कि ये अकाउंट्स की फील्ड जो है, जब आप चीज़ें पढ़ने के लिए आएंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। ये जो अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि ICAP मेंबर है एक बॉडी का, जो पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स की एक बॉडी है, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए होते हैं। ये अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे होंगे ये पूरी दुनिया में एक ही होती है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, UAE में डिफरेंट है, कहीं और चले जाए वहाँ डिफरेंट नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करके आपने पढ़ना है। और जब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, आप सिर्फ पाकिस्तान की चीज़ें नहीं पढ़ के जा रहे होंगे। और ग्लोबल मोबिलिटी का मतलब आगे हम मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं पढ़ें यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में। जब आपको डिग्री मिल जाए, दुनिया में कहीं जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कहीं पे कर लें। आपको मिडिल वहाँ, आप सऊदीया जाना चाहते हैं, वहाँ चले जाएं। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे चले जाएं। आपको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा, जॉब आपको मिल जाएगी, पूरी दुनिया में आप मूव कर सकते हैं। फिर आपके लिए ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान वाली, ये नहीं रहेगी, आप पूरी दुनिया में कहीं पे मूव कर सकते हैं। और पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पूरी दुनिया में। अभी एक नंबर्स आपके सामने हम रखते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नज़र आएंगे जी UAE में। अभी जो रिसेंट नंबर्स हैं, थोड़े प्लस माइनस करके 1000 के करीब वो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स UAE की मार्केट में काम कर रहे हैं। आप देखें, अभी हमने एक टोटल नंबर क्या देखा था, 12,500, उसमें से 1000 तो सिर्फ एक UAE की मार्केट में बैठे हैं। दूसरे नंबर पे आप जाएं तो सऊदी अरेबिया में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो एक बड़ी परसेंटेज है हमारे यहाँ से अकाउंटेंट्स की जो क्वालिफाई करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में गए और वहाँ पे जाके अपना नाम भी बनाया। और पैसा तो बनता ही बनता है। इंटरनेशनल मार्केट में जाने का मकसद क्या होता है? पैसा कमाना होता है ना। यही आज तक सुना फलां बंदा बाहर गया हुआ है जी, पीछे घर बड़ा अच्छा बना लिया है, पीछे वाले उनके जनाब संवर गए हैं, यही मकसद होता है। तो पैसा मिलेगा, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी। और ये नंबर्स आपके सामने हैं, कुछ प्लस माइनस के साथ, कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स बैठे हैं। और ये नंबर्स थोड़े से, मतलब इसमें हो सकता है कोई प्लस माइनस हो, थोड़े से ओल्ड हैं, कि ये सर्वे करवाता है ICAP और उसके बाद हमें पता चलता है हमारे मेंबर्स एक्टिव कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स की जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आएगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम जब CA स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये CA का, सिर्फ ये बात पता होती है कि यार इनकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है। हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ कहाँ पे इनके लिए जॉब्स हो सकती हैं। जहाँ जहाँ पे पैसे का लेन देन होगा वहाँ वहाँ पे उसके हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अकाउंटेंट ज़रूरी होगा। आप देखें, अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई मेडिकल की फील्ड में गया है, वो कहाँ पे जॉब कर सकता है? सोचें ज़रा। हॉस्पिटल में मैक्सिमम जाएगा तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में चला जाएगा, वो रख लेगी उनको। क्या वो किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जा सकता है? वो कहे जी मैं मशीन के ऊपर अपनी दवाइयाँ जो है ना वो टेस्ट करूँगा। क्या ऐसा हो सकता है? किसी शुगर कंपनी में जा सकता है? वो नहीं जा सकता। कोई इंजीनियर बन गया है, इंजीनियर कहाँ पे जॉब कर सकता है? जहाँ पे इंजीनियर की ज़रूरत होगी। कोई इंजीनियर कहे कल को जाके कि मैं हॉस्पिटल में मरीज़ों को चेक करूँगा, वो कर सकता है? इनके लिए स्कोप लिमिटेड होता है कि मेडिकल वाला मेडिकल की फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकता है। आप एज एन अकाउंटेंट सोचें कि जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पैसे का लेन देन है और बड़ा अच्छा खासा लेन देन होता है, बड़े ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे अकाउंटेंट की डिमांड है। एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने भी दुनिया के साथ डीलिंग करनी है, पैसे का लेन देन वहाँ पे होना है, वहाँ पे भी अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी। एक टेक्सटाइल कंपनी है, उनको भी अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी। एक शुगर कंपनी है, उनको भी अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी। आप अब सोचें ज़रा, आपका एक्सपोजर कहाँ तक जाएगा? आपके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं होगी कि आप एक सर्टन किसी कंपनी में जा सकते हैं और बाकियों में नहीं जा सकते। ये मैं सिर्फ अभी अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। अभी आपका एक्सपोजर अकाउंट से हट के और भी फील्ड के अंदर है। आपकी मेन जो फील्ड है आगे, वो ऑडिट की है। ऑडिट का पता है क्या होता है? ऑडिट होता है जनाब, जो आपके ये अकाउंट्स बन रहे होते हैं ना, इनको जाके इनका हिसाब किताब चेक करना होता है और चेक करके इनको सर्टिफाई करना होता है। एक रिपोर्ट देनी होती है कि ये सारा जो कंपनी ने पूरे साल अपने ऑपरेशंस चलाए हैं, इनका जो हिसाब किताब है वो ठीक है या गलत है। सबसे बड़ी चीज़
जो आपको पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगी वो ये होगा, आपके साइन किए हुए अकाउंट्स ऑथेंटिकेटेड होंगे। जब तक ऑडिटर के साइन नहीं होते कंपनी के अकाउंट्स को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। ऑडिटर ने कह दिया कि मैं आया था, मैंने इनका सारा हिसाब किताब चेक किया है और मेरे ख्याल में इनका हिसाब किताब ठीक है, एक आपकी इस कही हुई बात पे पूरी कंपनी के अकाउंट्स को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज नहीं माना जाता। वो कहते हैं हमें क्या पता, आप बता रहे हैं आपने इतना प्रॉफिट कमाया या आपने इतनी सेल की है पूरे साल में, ये किया है, हमें नहीं पता, हमें ऑडिटर से पूछ के दें। और ऑडिटर जाता है, ऑडिट करता है, जाके चेक करता है सारा और फिर रिपोर्ट देता है उसके ऊपर कि जी कंपनी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, या ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं, आपकी कही हुई बात को माना जाता है। ये ऑडिट की फील्ड होती है, प्योरली फील्ड ऑडिट की। पूरे पाकिस्तान में सीए के अलावा किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करके उसके ऊपर रिपोर्ट दे सके, ये अथॉरिटी आपके पास है। और इसमें आईकैप का इतना कंट्रोल है कि आपको मेडिकल की फील्ड की तरह ये नहीं नजर आएगा कि हर गली मोहल्ले के अंदर कोई अताई डॉक्टर बैठे हैं और वो लोगों को दवाई दे रहे हैं, नहीं ना कंट्रोल कर सके अभी तक। हम 2 नंबर डॉक्टर नजर आते हैं आपको, वकील अपने नाम के साथ LLB लिख लेते हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके इस चीज़ को, नाम के साथ उन्होंने एडवोकेट लिखा होता है, किसी को नहीं पता होता डिग्री है या नहीं है। आईकैप का ये मामला नहीं है। आईकैप में जो बंदा क्वालिफाई करता है वो अपने नाम के साथ सीए लिख सकता है, किसी और की ये जरूरत नहीं है कि वो अपने नाम के साथ सीए लिखे। ये सीए सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं है, ये आपको अथॉरिटी मिलती है, जो अथॉरिटी आईकैप को दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो अथॉरिटी आईकैप ने एक्सरसाइज करनी है आप लोगों के थ्रू। आप उसके ऑडिटर्स, आप अकाउंटेंट्स हैं, आपने हिसाब किताब चेक करने हैं और लोगों को बताना है कि ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। तो उस बारे में आपके सामने चंद चीज़ें लिखी हैं। आप जॉब कहाँ कर सकते हैं, बैंक्स में आपके लिए जॉब्स हैं, कंपनीज में आपके लिए जॉब्स हैं, ऑडिट फर्म्स में आपके लिए जॉब्स हैं, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया कि ऑडिट क्या होता है और आपने क्या क्या करना है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, या आप ग्लोबल अपना मूव करना चाहते हैं किसी और मुल्क में, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। कोई फॉरेन बैंक पाकिस्तान में काम कर रहा है या कल को आप पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उनके साथ काम कर सकते हैं। किन पोजीशंस पे काम कर सकते हैं आप, ये आपके सामने। CFO एक आइडियल, जो एक ड्रीम होता है ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो कहता होता है मैंने कंपनी में CFO बनना है। CFO क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या होता है कंपनी में? जितने भी ये फाइनेंस के मामलात होते हैं, पैसे का लेन देन, पूरा डिपार्टमेंट नीचे बैठा होता है, उसको लीड जो करता है ना वो CFO होता है। ठीक है जी, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, इसकी मर्जी के बगैर कंपनी कोई पैसा ना मूव कर सकती है, ना ले सकती है, ना दे सकती है। आप जाके कंपनी की शारक को पकड़ के बैठे होते हैं कि आप वहाँ पे CFO हैं। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये एक मैनेजमेंट की पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। जैसे आपने कहा कि CEO हैं जी फलां गूगल के, तो CEOs की पोजीशन पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए नजर आएंगे। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सेल का, परचेज का, मार्केटिंग का, IT का, उनके हेड्स की बात होती है। तो वहाँ पे जो रेलिवेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप लीड कर रहे होंगे, मैनेजर लेवल पे आप लोग काम कर रहे होंगे और कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे कर रहे होंगे। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से आप इंशाल्लाह आगे आगे पढ़ेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी जो लीगल मैटर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी देख रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे एतराज़ है अभी तक हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे, आपके नाम के साथ लग गया है जी अकाउंटेंट। यही कहना ना आपने कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, और अकाउंटेंट का वर्ड आपके साथ एक टैग लग गया है। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, और उसकी एक वजह है, आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होते हैं। आपने जब अब CA स्टार्ट करना है ना, तो आपने आगे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप सारी अकाउंटिंग ही नहीं पढ़नी है, आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपका एक्सपोजर बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर होगा। आपने टैक्सेशन के एक्सपर्ट आप लोगों ने बनना है। कंपनी लॉ एक अलग से लॉ है पाकिस्तान में, उसके एक्सपर्ट आप लोगों ने बनना है। IT की फील्ड में आप लोगों ने एक्सपर्ट बनना है। जितना IT और अकाउंट्स का रिलेशन आपस में होता है, उसमें भी आप में से लोग होंगे जो एक्सपर्ट बनेंगे। तो ऐसा नहीं है आप CA में आ गए तो आपने अकाउंटेंट बनना है। आप में से अगर किसी बंदे का IT में माइंड बड़ा चलता है तो आपके लिए आगे रास्ते हैं, आप IT में भी जा सकते हैं इस फील्ड में आके, और बड़ा अच्छा एक्सपोजर है उसका आपको। आप अगर लॉ में आपका माइंड बड़ा चलता है, आप आएंगे, आपको लॉ में बड़े अच्छे रास्ते मिलेंगे। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं पढ़ने आपने आके। तो आपके सामने एक लिस्ट है पूरी कि आप ऑडिट भी पढ़ेंगे, आप अकाउंटेंसी की दुनिया में जाएंगे, आप लॉ को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने जाना है, मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, टैक्सेशन के बारे में आपको पता चलेगा, HR मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। और HR मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है। ये जितनी मल्टीनेशनल्स होती है ना, जहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है। और
अब मज़े की बात हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन आप HR स्पेशलिस्ट बन के वहाँ पे उनकी HR को कंट्रोल कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो इसी तरह डिपार्टमेंट्स को लीड करते हुए लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे पहुँचते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे जाके पहुँचते हैं, जहाँ पे ओवरऑल कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं जी। अच्छा जी, अब ये जो CA आपने करना है, कुछ लोग, मैंने कहा था आपको थोड़ा आइडिया कल हो गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना है आगे। उन्होंने आपको बताया होगा कि क्या लेवल्स हैं आपके, किस तरीके से आपने चलना है। पहला लेवल जो है आपका, अभी आपने आके पढ़ना है, वो है PRC का, जिसमें आपने 5 पेपर देने हैं। 5 पेपर देने के बाद नेक्स्ट आपका जो लेवल आएगा वो है CAF का, जिसमें 8 पेपर आपने देने हैं और 2 ग्रुप उन्होंने बनाए हैं 4-4 पेपर्स के। जब आपने अपने ये 13 पेपर्स पास कर लेने हैं ना, IT वालों को बुलाइए, आपने 13 पेपर्स अपने जो पास कर लेने हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। वो ट्रेनिंग किस चीज़ की है? आपने ऑडिट फर्म्स में जाना है, आपने डिफरेंट कंपनीज में जाना, और ये मैं सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल की बात कर रहा हूँ, कि आफ्टर 1.5 और 2 ईयर्स यही मासूम से चेहरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि सर क्या कह रहे हैं, कई चीज़ें इधर उधर से गुजर रही हैं और कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है, आप में से ही बड़े तेज़ लोग कंपनीज में जाके बैठे होंगे और प्रैक्टिकल काम देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मेडिकल की फील्ड में हाउस जॉब का सुना है ना, कि हाउस जॉब होती है, पहले आप एक अपनी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने साल बाद करते हैं MBBS में, वो 4 साल बाद, फिर वो आपको भेजते हैं 5 साल बाद करते हैं जी। 5 साल आपको पहले पढ़ाते हैं और उसके बाद इंसानों को आपके सामने पेश करते हैं कि इन पे अपने तजर्बे करें। चलें जी, 4 साल पढ़ के 5वें साल आप जाकर तजर्बे करते हैं और लोगों को नुकसान जो होता है टेस्टिंग के ऊपर वो हो रहा होता है कि फ़लाँ बंदा ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और वापस नहीं आया, वो क्या हुआ, BP शूट कर गया। ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, ये नहीं बताया वो नेगेटिव चाहिए था वो पॉजिटिव लगा दिया। टेस्ट कर करके बनते हैं ना डॉक्टर। तो यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग है ना आपकी, वो भी यही है। 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आपको उन्होंने उठा के भेज देना है, चले जाएँ जी ऑडिट फर्म्स के अंदर, चले जाएँ डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी है। इस डिग्री की सबसे खूबसूरत बात ये ट्रेनिंग है। आपका अगर कोई बड़ा बहन भाई किसी कोई डिग्री उसके पास हो तो उससे ज़रा पूछ के देखिएगा कि सबसे बड़ा मसला क्या आता है जब पहली जॉब लेने के लिए वो जाते हैं। क्या कहते हैं, CV लेके गए, वहाँ पे दी, उन्होंने क्या कहा, एक्सपीरियंस नहीं है आपको। सबसे बड़ा मसला ये आता है, वो कहेंगे आए फ्री में काम कर लें, और हमने ख्वाब देखे होते हैं इंजीनियर बने, हमने पैसा कमाना, ये कह रहे फ्री में काम कर लें, नहीं दिल करता काम करने को। और जब तक काम नहीं करेंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये वो सर्कल घूम रहा होता है कि एक्सपीरियंस आना नहीं है जब तक काम नहीं करना, काम लेने जाते हैं कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं, मसला होता है। इस डिग्री में ये मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद आप गए, उन्होंने कहा पेपर आपने दे लिए, आपकी डिग्री का मैंडेटरी पार्ट है कि 3.5 ईयर्स की आपने ट्रेनिंग करनी है, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अपने बाकी 2 लेवल पास करने हैं। 8 पेपर टोटल हैं, जिसमें 6 आपके 3rd लेवल के और 2 आपके लास्ट लेवल के। वहाँ पे जाके आपने असल हीरे बनना है कि आप सुबह उठेंगे, 9 to 5 आपकी जॉब होगी, 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 से 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, और फिर उसके बाद क्लास होगी आपकी, 6 से 9 क्लास पढ़ेंगे, फिर 9 के बाद अगर हिम्मत और टाइम बचा हुआ तो आपने अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फिर पेपर देने हैं। 1 साल बाद पेपर होंगे, वो पेपर भी पास करने हैं और 9 to 5 काम भी करना है। इस मुश्किल टाइम से गुजरने के बाद जब आपने जाना है ना, तो फिर हीरे बने होने को। कामयाब फौजी कब बनता है? कितनी ट्रेनिंग करवाते हैं ना, सख्त ट्रेनिंग। और इस हद तक सख्त ट्रेनिंग होती है, हमारे जो स्पेशल ग्रुप्स हैं कि बंदा कई दफ़ा सुन के हैरान हो जाता है कि यार इस हद तक सख्ती करते हैं वो। तो ये थोड़ा सा सख्त पीरियड आप पे आता है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लाइफ होती है वो, बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं आपको। आप पूरे पाकिस्तान में मूव कर रहे होते हैं। लाहौर ऑफिस के पास ऑडिट आया है, आप पंजाब घूमेंगे, आप इस्लामाबाद जाएंगे, कराची जाएंगे। तो अगर इस तरह का एक्सपोजर आपको मिल रहा हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन जाती होती हैं। आप 1 महीने बैठे हैं, किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, वो ऑडिट कंप्लीट हुआ, आप अगले महीने जाएंगे और किसी इंश्योरेंस कंपनी में बैठे होंगे, आप उसका ऑडिट कर रहे होंगे। वहाँ से उठेंगे, अगले महीने आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में बैठे होंगे, उसका ऑडिट कर रहे होंगे, बेडशीटें भी मिलेंगी, सूट भी फ्री में मिलेंगे, ठीक है जी। अगले महीने वहाँ से उठेंगे, किसी शुगर कंपनी में बैठे होंगे, वहाँ पे ब्राउन शुगर भी फ्री मिलेगी आपको, ठीक है जी। उससे अगले महीने किसी ने कहा यार हमारे घर में ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले गए ऑडिट पे, वहाँ से मेडिसिन फ्री मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स हैं। सबसे अहम चीज़ जो होती है ना ऑडिटर के लिए, वो कहते होते हैं रोटी बहुत मिलती है ऑडिटर में।
जहाँ पे भी आपने ऑडिट पे जाना है ना, आप उनसे सवाल पूछे कि ये चीज़ मुझे दे दें, उन्होंने कहना है सर रोटी की खाओगे। और हम बड़े सेंसिटिव होते हैं खाने के मामले में। आपने इंशाल्लाह जब 3.5 साल के आर्टिकल्स अपने कंप्लीट कर लेने हैं, तो और कुछ हो ना हो, लाहौर में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे महंगा है, और कौन से रेस्टोरेंट पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है, लोग आपसे फ़ोन करके पूछा करेंगे। ठीक है जी, और आप उन्हें मशवरे दिया करेंगे कि फ़लाँ रेस्टोरेंट में चले जाएं। वजह क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें टेस्ट की होंगी, आपने डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाना है और उन्होंने आपको बड़ी इज्जत देनी है। और हमारे यहाँ आपको पता है, कोई घर मेहमान आ जाए तो सबसे बड़ी इज्जत देने का म्यार क्या होता है, यार अच्छा खाना बना के उनको खिलाएं। ठीक है, तो ये अच्छे खाने आपको सारे वहाँ से मिलेंगे। ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलेंगी। और ये मुश्किल टाइम जो मैंने आपको बताया है 9 to 5 और उसके बाद पढ़ाई वाला, ये बड़ी आसानी से आपका गुजर जाएगा। लेकिन अब उसका फ़ायदा देखें। अब जब आपके हाथ में डिग्री आई, अब आप मार्केट में जब जॉब लेने के लिए गए तो कोई आपको ये कह सकता है कि यार एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि 3.5 साल का एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो आईकैप की डिग्री को बाकी डिग्री से अलग करती है, आपको उनसे ऊपर लेके जाती है। कि हमारा स्टूडेंट जब जाता है तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट तो उसने पूरी की है, साथ उसने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी करके गया है, ट्रेनिंग लेके गया है और एक्सपीरियंस गेन किया है। तो उसको ये 3.5 साल पूरे नहीं करेंगे तो सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। सारे पेपर भी पास कर लें, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आईकैप की रिक्वायरमेंट है। ये 3.5 ईयर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ जब आप जाएंगे तो ज़ीरो से आपने स्टार्ट नहीं करना है, आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो नहीं होगा, जॉब मिल जाएगी। और जब जॉब में आपने जाना है तो फिर ग्रोथ आपकी माशाल्लाह बड़ी स्पीड से होती है। आप देखेंगे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे आपने कहा 23 एज है, मेरी कज़न है, मेरा कज़न है, उसने शुरू किया है। आप आज उनको देख लें, जब तक आपने क्वालिफाई करना है 5 साल बाद उनको देखिएगा कि उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। आज वो जिस लेवल पे हैं और 5 साल बाद वो किस लेवल पे होंगे, बहुत फ़र्क होता है। अब तो हम टीवी वालों ने ड्रामे बनाने शुरू कर दिए थे सीए वालों के ऊपर, पहले किसी को पता नहीं होता था। अब तो और वो ड्रामों में करवाते भी सीए लड़कियों को हैं। ठीक है जी, और वो लड़कियों को सीए करवाते हैं और उनको फिर कहते हैं सोने की कहानी। मतलब उनको आइडिया हो गया है कि ये जो डिग्री है ये कितनी रिवार्डिंग डिग्री है, कि लड़कों ने तो करना ही करना होता है। अब माशाल्लाह फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब आप यहीं पे नंबर्स देख लें अपने, ये पहले नहीं होता था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी इस फील्ड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आई है, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही है। तो लड़कियां माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रही हैं इस फील्ड में, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आप लोगों के लिए बड़ा आगे चैलेंज बनने वाला है। ये सिर्फ एफएससी तक ये चैलेंज नहीं था, एफएससी तक तो उन्होंने माशाल्लाह डोमिनेट कर लिया है। ठीक है जी, हर बोर्ड में आपको पोजीशन होल्डर फीमेल्स नज़र आती हैं, यहाँ पे भी आपको आगे इसका कंपटीशन बड़ा मिलने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि आज से 10 या 15 साल बाद मेडिकल की तरह इस फील्ड पे भी ख़वातीन का कब्ज़ा होगा, और वो जायज़ कब्ज़ा होगा कि वो मेहनती हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट हैं और कमिटेड हैं, और वो कामयाब हो रही हैं जी हर जगह पे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिवॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो आपने डिग्री, जब तक आपकी डिग्री चल रही होती है ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंसेस आपके चल रहे होते हैं, फ़ीस देनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस देनी है, इंस्टीट्यूट की फ़ीस अलग देनी है, कोचिंग फ़ी अलग देनी है। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा इकनॉमिकल डिग्री कोई और है जो अच्छा रिवॉर्ड आगे जाके देती हो। आप इसको कंपेयर करें बाकी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिग्रीज़ हैं, वहाँ पे लाखों में फ़ीस आप पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने पहले 1.5 साल फ़ीस देनी है जो आपके 13 पेपर्स हैं। उसके बाद जब आपने जाना है ना वो ट्रेनिंग में, वहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया आपको, ये खाने शाने और इसके साथ आपको एक छोटा सा स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब 12-14 हज़ार रुपये मंथली आपको दे भी रहे होते हैं, ताकि जो हमारा ट्रेनी है उसका जेब खर्च साथ चलता रहे। ठीक है जी, ये उन बेनिफिट्स में से एक है जो आपको मिलना 1.5 साल बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एक पेपर पास करके जब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो वहाँ से आपके एक्सपेंसेस का जो बोझ है ना वो घर वालों पे कम हो जाता है। तो ये सबसे इकोनॉमिकल डिग्री है जो आपको नज़र आएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें इस लेवल पे बैठ के अंदाज़ा नहीं होता है कि ख़र्चे कैसे पूरे करने हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लोगो आपके सामने है, जहाँ जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं हर जगह पे आपको नज़र आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमें यहाँ पे नहीं पता होती, कुछ लोग कहते होते हैं ना यार मेरी नेचर नहीं है जॉब करने वाली, मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। उनके लिए इस फील्ड में ऑप्शन है
कि आप अपना जो जॉब नहीं करना चाहते वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स रात होते हैं ना, अपना क्लिनिक बना के बैठ जाते हैं और शाम को मरीज़ चेक कर रहे होते हैं, आप भी अपना एक छोटा सा क्लिनिक बना के बैठ सकते हैं और उस क्लिनिक में आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को टैक्स के ऊपर मशवरे देंगे, आप कंपनीज़ के ऑडिट करेंगे, क्योंकि आपको आपके प्रोफेशन ने इजाज़त दी है। आप ऑडिट रिपोर्ट्स देंगे, साइन करेंगे कंपनी के उन अकाउंट्स के ऊपर और आपके इन साइन के ऊपर कंपनी के अकाउंट्स को पूरी दुनिया तस्लीम करेगी, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा कि कंपनी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो आपके पास यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस की भी ऑप्शन है कि आप अपना ऑफिस बना के, अपनी फर्म बना के बैठ जाएं क्वालिफिकेशन के बाद। अब कंपनीज़ का तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज़ में हमारे अकाउंटेंट्स क्या कर रहे होते हैं, CFO की पोजीशन पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स की को संभाल रहे हैं। जो ऑडिट फर्म्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये हमारे लिए न्यू होता है थोड़ा सा, हमें आइडिया नहीं होता कि फर्म्स के अंदर अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में वो आपको बताते हैं। ये जो अकाउंटेंट्स हैं, ये ऑडिट जो फर्म्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, IT के डिपार्टमेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। ये ऑडिट फर्म्स पूरी की पूरी मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही होती हैं। ये लोगों को कहती हैं आपने बिजनेस करना है, आपके पास पैसा है, आप अपना बिजनेस जो करना चाहते हैं हमारे पास आएँ, हम पूरी मैनेजमेंट की सर्विसेज आपको देंगे। आप सिर्फ पैसा लेके आ जाएं, पूरी टीम हम आपको देंगे, आपका बिजनेस सेटअप करके देंगे। और उस टीम में कौन लोग शामिल होंगे? आप लोग शामिल होंगे। आप लोगों ने ये सर्विसेज देनी है, लोगों को आपने एक्सपर्ट जो एडवाइजेज हैं आप लोगों ने देनी है, और लोगों के बिजनेस अपने पाँव पे आप लोगों ने खड़े करने हैं। और ऑडिट फर्म्स आपको ट्रेन करेंगी इस काम के लिए कि स्टार्ट में जब आपने जाना है आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, 6 महीने बाद आप थोड़े सीनियर होगे, फिर 6 महीने बाद सेमी सीनियर होगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जब एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट की नो हाउ होती जाएगी और आपकी बेस पे लोग फिर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। ऑडिट होगा, एडवाइजरी, लोग मशवरा लेने आ जाते हैं ऑडिट फर्म्स के पास, हमें बताएं इस पर हम क्या करें, कि लॉ क्या कहता है इसके ऊपर। क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफाइड नॉलेज था ना, आपको टैक्स का भी पता था, आपको कंपनी लॉ का भी पता था, आपको अकाउंट्स का भी पता था। और जब तीनों को मिला के नॉलेज होगा तो आपके पास लोग आएंगे, हमें बताएं हम ये काम करना चाहते हैं, कैसे करें। आप बताएंगे बैंक से ये ट्रांजैक्शन ऐसे कर लें। अगला सवाल उसका ये होगा, अच्छा ये ट्रांजैक्शन करने से मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। आप उसको बताएंगे इतना टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल ये होगा, कंपनी का लॉ इसके बारे में क्या कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ। फिर आप उसके ऊपर अपनी राय देंगे। अब आपको आइडिया होगा कि उस डाइवर्सिफाइड नॉलेज का आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। आप कितने मतलब आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को इतने खुले मशवरे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर दे सकते हैं आगे। अब आपको चाहिए क्या जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, क्या ख्याल है? आ तो गए हैं इस फील्ड में, करना भी चाहते हैं, माँ बाप आपको फाइनेंस भी कर रहे हैं, पैसा देना उनका काम है, फीसें वो दे रहे हैं, आपसे क्या चाहिए? एक चीज़ आज अपने ज़हन में बिठा लें, ये डिग्री बाकी डिग्री जैसी नहीं है। अगर ये रिवॉर्ड आपको ज़्यादा दे रही है ना, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे मांगती है। आपने पॉजिटिव चीज़ तो ये सुनी होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो पैसा बड़ा कमाते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आप लोगों ने इनके बारे में सुनी होगी। वो क्या थी? मुश्किल है और पास नहीं होता, मतलब फेल हो जाते हैं बार बार। क्यों हो जाते हैं, कभी सोचा है? एफर्ट उतनी पूरी नहीं देते। देखें आप लोग माशाल्लाह FSC में बड़े अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, 90%, 85%, इतने मार्क्स आप लेके बैठे हैं। कॉम्पिटेंसी की कमी नहीं है आप लोगों में, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है आप लोगों में। इतने नंबर जो बच्चा FSC में ले सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिग्री कर सकता है। फिर फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए होते हैं कि जब हम CA में आते हैं ना, तो इसको बाकी जो हमारी रेगुलर डिग्रीज़ हैं उसकी तरह समझते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ की तरह समझते हैं कि जनाब 6 महीने बाद पेपर होने हैं, 3, 4, 5 महीने याशी करें, आखिरी महीने पढ़ेंगे और पास कर लेंगे। अभी आपका स्टार्ट है, अभी अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें, CA ऐसे नहीं होने वाला। आप कहें कि आखिरी महीने में हम बैठ के पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे कमिटेड होना पड़ेगा। आप कमिटमेंट शो करेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकेंगे और ये डिग्री आपको मिलेगी। और भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया और 4 दिन छोड़ दिया। ये नहीं कज़न की शादी आई है, सरगोदे चले गए, हफ्ता उधर गुजार रहे हैं, पीछे क्लासें चल रही हैं। ठीक है जी, मेरे दोस्त आए हैं, फलां जगह से आए हैं, आज क्लास नहीं लेता। ऐसा नहीं होगा। हर काम में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्लास नहीं छोड़नी। जो काम डेली का पढ़ रहे हैं आप, डेली का काम डेली करना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए कि मैं कहूँ 1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, आधा किलो डेली के बादाम खाएंगे, दूध नहीं जो पिएगा वो पास नहीं कर सकेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आप लोगों की तरफ से जो एफर्ट चाहिए वो ये है कि कंसिस्टेंट रहें और डेली का काम डेली करें, और जो आहिस्ता आहिस्ता आप एफर्ट पुट करते रहेंगे ना तो आप पास कर जाएंगे।
स्पाइडरमैन कोई नहीं होता जंप लगाए और छत पे पहुंच जाए। कैसे जाते हैं छत पे? एक स्टेप से जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे है, छोटे छोटे स्टेप आप लेंगे तो आप छत पे आराम से पहुंच जाएंगे, डिग्री आपके सामने होगी। मोटिवेशन चाहिए होगी, जगह जगह पे आप थोड़ी सी मुश्किल आएगी, आपको परेशानी होगी, बड़ा मुश्किल है, हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेशन के लिए जो बंदा आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करता है उसके पास चले जाएं, वो चाहे कासिम अली शाह साहब ही क्यों ना हो। ठीक है जी। तो कासिम अली शाह साहब आप देखें, लोगों को मोटिवेट करने के इतने पैसे कमा रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने अच्छी भली अपनी जायदाद बना ली है। तो हमेशा पैसों से मोटिवेशन नहीं लेनी। कोई बंदा, कोई दोस्त जिसकी बातों से मोटिवेशन मिल जाए उसके पास चले जाएं। कोई आपकी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे बात कर लें। आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस आपके टीचर से यहाँ पे मिलेगी, उनसे मिलें, ये मसला आ रहा है मुझे, उनका काम ही गाइड करना है आपको, उनसे ले लें। मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एनालिटिकल स्किल्स, इसकी हम बात यहाँ पे थोड़ी सी कम करते हैं कि कुछ बातें जो है ना हम इधर उधर से गुजर जाती हैं और फिर कैच करने की कोशिश में हम पीछे रह जाते हैं। एनालिटिकल स्किल्स होते हैं जो आप लोगों को, चीज़ों को आप कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं। ऊपर से बैठ के जब चीज़ों को देखते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है ये उसके बारे में। ये एनालिटिकल स्किल्स, ये डिग्री आप में डेवलप करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे परेशान हो जाएं कि ये पता नहीं कौन से स्किल्स हैं, मेरे अंदर तो नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, जाके लेने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये डिग्री आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप करेगी। एक इस चीज़ से हटके जो हम बात कर रहे हैं, अपने सामने लिख लें, जहाँ पे रहते हैं वहाँ अपने बेड के सामने लिख लें। हमारे तो एक टीचर थे, वो कहते होते थे वॉशरूम में जहाँ बैठते हैं ना उसके सामने भी लिख के लगा लें, क्योंकि वहाँ पे बंदा सबसे ज़्यादा सोचे वहाँ पे बैठ के आ रही होती हैं। तो आपके सामने लिखा हो कि मैंने डेली का काम डेली करना है। एक की है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और वो यही है, डेली का काम डेली करते जाएं। अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई बंदा फेल नहीं कर सकता, आप पास हो जाएंगे। सिर्फ क्या है कि ऑनेस्ट रहें अपने साथ। आपको पता हो जो मैंने आज पढ़ा है, मैंने 3 4 5 लेक्चर जो लिए हैं मैंने क्या तैयार कर लिए हैं, उसके बाद दोस्तों के साथ जाएं, सीज़न देखें, नेटफ्लिक्स देखें, यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ बात करें, जो मर्जी करें, लेकिन उससे पहले आपका काम कंप्लीट हो चुका हो। ये ना हो कि लेक्चर आपने तैयार नहीं किया और व्हाट्सएप पे लगे हैं या नेटफ्लिक्स पे लगे हैं। ये चीज़ें आपकी दुश्मन हैं जब तक आप अपना काम डेली का डेली नहीं करेंगे। इसके अलावा आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं साथ करें, अपनी सोशल लाइफ चलाना चाहते हैं चलाएं, सब कुछ है जी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑब्वियसली नंबर्स के साथ आपने यहाँ पे खेलना है तो नंबर्स में आपको शार्प होना पड़ेगा, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके बंदा शार्प होता है। बच्चे को जब आप छोटा होता है ना, मैथ सिखाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के उसे पता चलता है। तो एक जो छोटी सी गलतफहमी हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में होती है वो ये कि वो कहते हैं कि हम मेडिकल से आए हैं, पता नहीं सीए हमारे लिए है या नहीं है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा जो इनफ्लो है वो है ही मेडिकल का, और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, वो एंट्री टेस्ट है। आप एंट्री टेस्ट देते हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए अच्छी फील्ड्स बड़ी महदूद हो जाती हैं, तो पहला ऑप्शन उनके पास फिर सीए बचा और यहाँ पे आए, और सबसे ज़्यादा मेडिकल वाले आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आके वो डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाएगी कि आप इंजीनियरिंग से आए हैं, मेडिकल से आए हैं। सिर्फ पीआरसी के लेवल पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसमें थोड़ी सी मैथ है और स्टैट है जो आपने पढ़नी है। उसके बाद मैथ स्टैट वाला कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, और अकाउंटिंग में नंबर्स होते हैं, और नंबर्स का मतलब मैथ नहीं होता है। ठीक है जी, अकाउंटिंग एक बिल्कुल अलग दुनिया है। अगर आप में से कोई आई.कॉम बी.कॉम करके आया है तो उनको इस चीज़ का आइडिया है। अकाउंटिंग एक अलग दुनिया है, मैथ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिक एबिलिटी जो है आपकी, वो यहाँ पे बेहतर भी होती जाएगी और आप इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव भी करेंगे। अगली बात वो कहता है कि आप दुनिया में देखते रहें कि फाइनेंस की फील्ड में क्या हो रहा है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ये बात जो कर रहे हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस है उस पढ़ाई पे होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, फाइनेंस की फील्ड में क्या हो रहा है, आपको बड़ा टाइम मिलेगा क्वालिफाई करने के बाद ये चीज़ें सीखने का, ये इवन आपकी ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें सीखने का। जब आपने डिफरेंट कंपनीज़ में जाना आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। अभी आपने फोकस रखना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, और पढ़ाई में मैंने आसान एक ही गुर बताया आपको कि डेली का काम डेली करें। जब रात को सोना है ना, कोई चीज़ रहती ना हो आपकी, जो लेक्चर आपने पढ़े हैं, अगर ये कर लेते हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक, आप अगर ये कर लेते हैं तो विद इन 5.5 ईयर्स आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं तो लोगों को 15-15, 18-18 साल भी लग गए। ठीक है, ये खौफनाक बात पहले दिन करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह लग जाते हैं। और वो जो खौफनाक बातें आपने सुनी हैं वो बिल्कुल ठीक सुनी है।
और वो फेल सीए की वजह से नहीं हो रहे होते, वो फेल अपनी हरकतों की वजह से हो रहे होते हैं। वो हरकतें आपने ठीक रखनी है। पर्सनल क्वालिटीज़ हर बंदे में होती हैं, हर बंदे को पता है मैं किस चीज़ में ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक है। वो आपको अपनी अपनी क्वालिटीज़ का आपको पता है। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, सबसे अच्छी क्वालिटी ये है। आपका IQ लेवल अच्छा है और प्लस आप हार्ड वर्किंग है, तो इससे अच्छा पैकेज दुनिया में मेरा ख्याल है कोई होता ही नहीं है कि कोई ज़हीन भी हो और मेहनती भी हो। तो ये पर्सनल क्वालिटीज़ आपने यूज़ करते हुए पढ़ना है। मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, खुदा न खास्ता कोई एक आधा फेलियर भी देखना पड़ सकता है सीए में। फेलियर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो अब आप सीए नहीं कर सकते, दोबारा दे लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि जब रिजल्ट आपका अनाउंस करता है तो उसमें किसी किस्म की कोई ग्रेडिंग नहीं होती है, ये बताया आपको किसी ने? ग्रेडिंग नहीं होती है यहाँ पे 50 का क्राइटेरिया पास का रखा है उन्होंने। जो 50 नंबर ले लेता है वो पास है, और वो यही लिखते हैं कि ये पास हो गया। ये नहीं बताते कि ये 51 पे हुआ है, ये 81 पे हुआ है, इसका GP 4 है, इसका 3.5 है, 3। यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। 80% वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, 70% वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, 60 वाला, ऐसे कोई नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बन गया 80 वाला, 50 वाला, 51 वाला बराबर है। फर्क कहाँ पे है? जो 50 से नीचे हैं। फेल होने वालों को जरूर बताते हैं वो नंबर, और उसका फायदा होता है, बताते हैं कि आपको खुद असेसमेंट कर सकें आप कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपकी तैयारी में कोई कमी थी। एक बच्चा 25 नंबर लेके फेल हो रहा है और एक 48 पे फेल हो रहा है, दोनों में फ़र्क तो हो, उसको पता तो हो मैं 48 पे अगर रहा हूँ तो मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर कोई 25 ले रहा है तो उसको आइडिया हो कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, 25 तो बगैर पढ़े भी जाके लोग ले लेते हैं। तो फेल होने वालों को बताते हैं, पास होने वालों को नहीं बताते। इसलिए ज़िंदगी में कभी कोई फेलियर देखना पड़ जाए सीए में, उसको अपने लिए नाकामी नहीं समझना कि बस ये अब तो मैं कर ही नहीं सकता। आपने ऑब्वियसली FSC तक कोई फेलियर नहीं देखा होता हम लोगों ने। सीए में आके बड़ा झटका लगता है, खुदा ना खास्ता जब कोई एक आधा पेपर कभी भी कोई रह जाए, तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना। आपने अपने इस रास्ते पे कंसिस्टेंट होकर चलते रहना, इंशाल्लाह आगे आपको एट द एंड जाके आपको जो मंजिल मिलनी है ना वो बड़ी अच्छी है। दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती हैं हमारी, ACA और FCA। आपने जब CA करना है ना तो स्टार्ट में जो सबसे पहले आपके नाम के साथ लिखा जाता है वो होता है ACA, और ACA को हम कहते होते हैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये ACA किसी के नाम के साथ लगा हो तो पता होता है कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह ये क्वालिफाई करके अभी आए हैं। और जब आप थोड़े सा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है तो आप ACA से FCA हो जाते हैं। और हमारे कुछ दोस्त जब CA कर रहे होते हैं ना, PRC में आए, वो तब से अपने नाम के साथ FCA लगाना शुरू कर देते हैं। FCA का मतलब होता है जी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप जब क्वालिफाई किए हुए आपको 10 साल गुजर जाए, आप अगर कंपनी में हैं तो आप ACA से FCA हो जाते हैं, और अगर आप ऑडिट फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप ACA से FCA हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे PRC और CAF में जाके FCA लिखते हैं, उनसे पूछें ये क्या कौन सा FCA है, वो कहते हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, फलां 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 कॉमा लगाएंगे, FCA लिखेंगे और कहेंगे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, तो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप इंशाल्लाह अभी से हैं, लेकिन ICAP को ये चीज़ आपने कभी मजाक में नहीं कहनी कि मैं FCA हूँ या ACA हूँ। ठीक है, इस तरह के इंस्टांसेस भी देखें हमने। ईमेल एड्रेस में उन्होंने अपने नाम के साथ CA लिखा और ICAP ने कह दिया था ये क्या कर रहे हैं आप, आपको इजाज़त नहीं है अपने नाम के साथ CA लिखने की जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं। अच्छा जी, अब चंद एग्जांपल्स हैं हमारी, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया देना है कि कहाँ पे बैठे हैं। फर्म, जो ऑडिट फर्म्स की हमने बात की है, वहाँ पे पार्टनर लेवल पे होते हैं। जब फर्म की बात करते हैं ना तो जो फर्म के मालिक होते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते होते हैं। तो फर्म के लेवल पे, फर्म पार्टनर्स के लेवल पे लोग बैठे हुए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हैं, बड़े अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। आपके पास फर्म में बैठ के इस हद तक अथॉरिटी होती है कि आपका दिया गया ओपिनियन कोर्ट भी तस्लीम कर रही होती है। बहुत बड़े बड़े केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल केसेस, टेक्निकल केसेस, वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओपिनियन लेके लोग जाते होते हैं कागज़ पे लिखवा के। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से स्टैम्प करके वो देता है कि इस लॉ में इसका मतलब ये है, और वहाँ पे उस कोर्ट में बैठा हुआ जज इस बात को तस्लीम करता है कि एक प्रोफेशनल ने ये ओपिनियन दिया है, इसका ये एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है, ठीक है। और बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस के अंदर इसी तरह ऑडिट फर्म्स के ओपिनियन गए हैं और जजों के फैसले उसकी बेस पे चेंज हुए हैं या उन पे उसका असर पड़ा है कि ये ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। तो ऑडिट फर्म्स में पार्टनर लेवल पे बैठे हैं ये लोग, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आएंगे।
डिफरेंट फर्म्स के अंदर जो टॉप आपकी फर्म्स हैं बिग 4 के, कुछ AFF में हैं, कुछ EY में हैं, कुछ KPMG में हैं। ये नाम आगे आके आपने सुनने हैं। जब आपकी अपना स्टार्ट होगी स्टडी और कैफ लेवल पे आप होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कल को आपने किन किन फर्म्स के अंदर जाके ट्रेनिंग करनी है। तो वहाँ पे पार्टनर लेवल पे लोग, ये ICAP के मेंबर्स हैं, ये जो बैठे हैं आपके सामने। आसिम साहब है सबसे पहली जो नज़र आ रही हैं, दूसरे नंबर पे अवैस साहब हैं, थर्ड जनाब गुलाम हकीम साहब हैं, एंड द फोर्थ मिस मुनीज़ा भट्ट हैं। ख़वातीन के लिए भी बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पार्टनर लेवल पे ये जाती हैं। आगे जनाब इंडस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं, बड़े हाईली पेड लोग बैठे हुए हैं। ये सबसे पहली तस्वीर आपको भट्ट साहब की नज़र आ रही है, आफ्ताब भट्ट साहब हैं। ये CEO हैं कैप्को के। कैप्को का सुना है आपने? कोट अद्दू पावर प्लांट एक बहुत बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है जी, ऑयल का काम करते हैं। उसके CEO हैं ये। अब आप देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने आपको बताया था कोर काम क्या है, फाइनेंस का है, वो CFO लेवल पे होते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको CEO भी नजर आएंगे जो मैनेजमेंट की हाईएस्ट पोजीशंस पे होंगे। और इतने हाईली पेड लोग इनमें हैं, ये जो लिस्ट आपके सामने है, कि बंदा इस लेवल पे बैठ के वो सोच सकता है कि यार इतने पैसे, इतनी सैलरी किसी बंदे को मिल रही होगी, ये उतने वहाँ पे कमा रहे होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग जो होते हैं उनके बिजनेस से इतनी इनकम नहीं होती जितने लोग ये वहाँ पे जॉब में बैठ के कमा रहे होते हैं। किस बेस पे ये डिग्री मिली? डिग्री ने आपको एक्सपोजर दिया, फिर आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए CEOs की पोजीशन पे जाके बैठे। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आप लोगों के सामने। और मज़े की बात ये बताऊं, इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। मैक्सिमम लोग आपको नजर आएंगे जो आज से हम 15-18 साल पीछे चले जाएं तो इन्हीं चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे, यहाँ से निकल के गए हैं, पैक के स्टूडेंट्स हैं, पैक से पढ़ के गए हैं और हाँ अब जाके माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशंस उन्होंने संभाली हुई हैं, बड़े कामयाब लोग हैं। तो आप लोगों को भी ये जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग कल को होंगे जिनकी तस्वीरें यहाँ पे होंगी, ठीक है जी। आप में से कोई बंदा कल को होगा। मैं आपको अगर बताऊँ, मैं पैक में जब पहली दफ़ा आया था ना, तो ये वो रूम था जहाँ मैंने पहली क्लास ली थी। ये इसकी पार्टीशन होती थी, ये 2 रूम होते थे। तो पहली क्लास मैंने यहाँ पर ली थी। अब मैं वो टाइम पीछे देखता हूँ तो पता ही नहीं चलता, टाइम गुजर गया। और अल्लाह का शुक्र है, क्वालिफाई किया, इसी इंस्टीट्यूट से निकले, आगे प्रोफेशन में बैठे हैं। जो रिटर्न हम चाहते थे वो रिटर्न भी मिल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब भी हो रहे हैं। तो आप में से कल को लोग क्वालिफाई करेंगे। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल को आप में से कोई यहाँ पे खड़ा होगा जिसको टीचिंग का शौक़ होगा कि मैं लोगों को अपना जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं दूँ आगे। तो आप इंशाल्लाह, आपके लिए ये रास्ते सारे आगे ओपन पड़े हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में आप लोगों ने अपना नाम जो शामिल करना है, ये 3 खाने आप लोगों के लिए खाली छोड़े हुए हैं हमने, ठीक है जी, ताकि कुछ अरसे बाद यही प्रेजेंटेशन हम दे रहे हों तो आप में से लोग उनकी तस्वीरें यहाँ पे हों। मेहनत करनी है आप लोगों ने। अब ये वो चंद जो मोटिवेशन वाली बातें होती हैं, हमारे कासिम अली शाह साहब इस तरह की स्लाइडें दिखा के बड़ा मोटिवेट करते हैं। और वो जो यूट्यूब के लेक्चर्स उनके होते हैं ना, उस पर लिखा भी ये होता है, 15 दिन में अमीर बनने का आसान नुस्खा। भाई 15 दिन में अमीर बनने का आसान नुस्खा चोरी डकैती के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। कौन अमीर बनना चाहता है, ये लिखा होता है और वो वीडियो उन्होंने अपलोड की होती है यूट्यूब पे। भाई कौन नहीं बनना चाहता? आप में से कोई है जो अमीर नहीं बनना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता? ये कैसा सवाल है कि कौन नहीं बनना चाहता? और फ़ायदा क्या होता है उसका? वो यूट्यूब के ऊपर आपने इस तरह के वो साथ लिखा हुआ है और उनके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो कुछ जो बंदा सुन रहा है या पढ़ रहा है वो अमीर बने ना बने, जिसने वीडियो अपलोड किया ना वो ज़रूर अमीर हो जाता है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? किसी अपना फ़ायदा ही सोचा ना उन्होंने, अपना फ़ायदा। तो बात ये है, मजाक में बात हमारी चली गई। बातें वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं कि आपने बड़े ख्वाब देखने हैं, आप लोगों ने मेहनत करनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट शो करनी पड़ती है। कुछ लोगों का रास्ता थोड़ा सा कम हो जाता है, कुछ लोगों का बड़ा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो कामयाबी है वो मेहनत के बाद मिलनी है। और आप ज़िंदगी में आगे जो भी करना चाहते हैं, अगर CA में आ गए हैं तो आपके लिए अब पहला रास्ता आपका क्या है? वो CA है। आपने ये CA की डिग्री अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके सामने जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, फर्म बनाना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, वो आप चले जाएं। आगे अगली बातें कि आपके ड्रीम्स आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं, जब तक सोचेंगे नहीं वो चीज़ होगी नहीं। जब तक क्वालिफ़िकेशन का सोचेंगे नहीं, क्वालिफ़िकेशन नहीं मिलने वाली। डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों में से कुछ को आइडिया आया, जैसे अभी भाई ने बात की थी कि CA कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही जॉब मिल गई और चले गए और CA कंप्लीट नहीं किया। ये सबसे बड़ा यहाँ पे नाकामी की वजह है। ऐसा काम आप लोगों ने आगे नहीं करना। ट्रेनिंग पूरी होती है, लोग जॉब में चले जाते हैं, पेपर देना बंद कर देते हैं। तो
तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। इसी रूम में आप देख लें कितने लोग हम बैठे हुए हैं, ठीक है जी, कोई 50-60 बैठे हैं, इतने होंगे। हर साल सीए में जो एडमिशन्स होते हैं वो हज़ारों में होते हैं, और हर साल कैफ क्वालिफाई करके जो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं वो मेरा ख्याल है कि एक साल के अंदर कोई 3000 के करीब है। हर 6 महीने में को 1500-2000 के करीब करें, 3 से 4000 है। लेकिन हर साल क्वालिफाई करने वाले जो नंबर्स हैं ना आपके, वो 400 है, 400 एंड 450। ये नंबर्स कहाँ पे जाते हैं? 3000 बच्चे ने कैफ क्वालिफाई किया और ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन उस 3000 में से सिर्फ 300 बच्चा क्वालिफाई करके निकला, बाकी किधर गए? गायब हो गए। बाकी यही हुआ जो इन्होंने मसला बताया था कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, उनको जॉब मिल गई, मार्केट में एडजस्ट हो गए, थोड़े पैसों पे इक्तफा कर लिया उन्होंने, थोड़ी कामयाबी पे इक्तफा कर लिया। आप लोगों ने ये नहीं करना है, ठीक है जी। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आएँ आपने इधर उधर नहीं होना। और आखिरी बात ये कि ये ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान है, जो मैंने पहले आपको कहा, फेलियर अगर कोई आए तो उसकी वजह से बिल्कुल मायूस नहीं होना, उस फेलियर को अपनी कामयाबी की रीज़न बनाना है, और आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने कामयाब होकर अल्टीमेटली क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? हाँ जी, कोई नहीं, डरे डरे बैठे हैं जी। सर आपने ये मेरिट्स सर कोई डीमेरिट्स या कोई इस तरह की बात है जिससे लोग डरते थे या फिर अभी अभी डरने वाली बात की तो है हमने, क्या ख्याल है, की है जी कि मुश्किल बहुत है? उसके अलावा फेल बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा कोई और कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर डराने वाली बात करूँ ना मैं, थोड़ी सी सोशल लाइफ थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, ठीक है जी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आपके यूनिवर्सिटी के दोस्तों की कंपैरेटिवली आपका कम होता है। आपको बड़ी फैमिली गैदरिंग्स हैं जिसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये चीज़ें हैं, ये कुर्बानी देंगे तो एक रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है मेरे ख्याल में। और उसका मैंने आपको एक हल बताया है, डेली का काम डेली करते जाएंगे तो ये कुर्बानियाँ भी नहीं देनी पड़ेंगी। लोग प्लान करते हैं ना, देखें कि आपके कज़न की शादी नेक्स्ट मंथ में आ रही है, आपने अगर वो अटेंड करनी ही करनी है तो आपको पता है कि तब तक मैंने अपना काम को इतना इकट्ठा नहीं करना कि मुझे 2-3 दिन निकालने में कोई मसला हो वहाँ पे। आप प्लान करके चलेंगे, आपको वो भी मिस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत मेरा नहीं ख्याल नुकसान होता है। डीमेरिट्स इसके नहीं है अगर आप क्वालिफाई करें, ठीक है जी। अगर क्वालिफाई नहीं करते फिर बड़े डीमेरिट्स हैं कि ज़िंदगी का एक टाइम आपने लगाया होगा और अल्टीमेटली मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है जी। तो फ़ायदे हैं इंशाल्लाह, नुकसान आपको यहाँ पे कोई नहीं नज़र आएगा जी। और कोई नहीं है, डरे ही हुए हैं बस सिर्फ, या कोई थोड़ी सी मोटिवेशन भी आई है कि आगे हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिलने वाला है? मैं क्या करता हूँ? आप थोड़ा लेट आए थे। मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपकी तरह कुछ अर्सा पहले यहाँ पे था, क्वालिफाई करके आपके सामने खड़ा हूँ। एक आधी कंपनी के अंदर CFO हूँ, साथ यहाँ पे टीचिंग का एक शौक़ है, उसमें आपसे मुलाकात इंशाल्लाह हो जाती है और आगे भी रहेगी मुलाकात, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। जिस मेहनत और जज्बे के साथ आप यहाँ पे आए हैं, इसी जज्बे के साथ क्वालिफाई करें, और अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, इंशाल्लाह रखेंगे, तो हमारी मुलाकात आगे होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।